सभी को नमस्कार। आज हम जो नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसमें जो दूसरा पार्ट था, उस दूसरे पार्ट को हम 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं। उस पार्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है अभी, जो हम आज पढ़ेंगे। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 3 चीज़ें हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले मैं मैप पे ये तीनों चीज़ें आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं। ये जो आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भारतीय महामरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। और ये जो भारतीय महामरुस्थल है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, राजस्थान जो है वो पूरे में मरुस्थल नहीं है। राजस्थान में पर्वत भी हैं, राजस्थान में मैदान भी है, नदियां बहुत सारी हैं। लेकिन राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पे भारतीय महामरुस्थल है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी सारी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अब हम देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान जो है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तटीय मैदान कहाँ पे है? जो तटीय मैदान है, हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़े थे प्रायद्वीपीय पठार में। तो जो आपका पश्चिमी घाट था यहाँ पे, और जो पूर्वी घाट था, ठीक है, उसके पश्चिमी घाट जो है उसके पश्चिम में, वेस्ट में, यानी कि ये जो पश्चिमी घाट है इसके वेस्ट में, इधर ये जो है ये है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तट पे है, पश्चिम में है, इसलिए इसका नाम है पश्चिमी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कहाँ पे है? अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में है। ठीक है, आप ये नोट कर लेंगे। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। आगे जो है वो आप पूर्वी तटीय मैदान अगर मैप पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे जो पूर्वी घाट है उसके पूर्व में जो मैदान है वो है पूर्वी तटीय मैदान। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में। यहाँ पे आपको दिख रही होगी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में है पूर्वी तटीय मैदान। इस तरह से आप देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। अब इनके कुछ नाम है वो आपको मैं मैप पे दिखाती हूँ। जैसे आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके 3 नाम है। पहला नाम है उसका कोंकण, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र और गोवा में है। यहाँ पे आपका गोवा है, तो महाराष्ट्र और गोवा में पश्चिमी तटीय मैदान का नाम है कोंकण। और उसके आगे जो आपका कर्नाटक आता है, यहाँ पे कर्नाटक में इसको कहते हैं कन्नड़ का मैदान। ऊपर इसको कहा था कोंकण का मैदान, और यहाँ पे कर्नाटक में कहेंगे कन्नड़ मैदान। और फिर नीचे जहाँ पे केरला है, यहाँ पे केरला जहाँ पे है वहाँ पे इसको कहते हैं मालाबार का मैदान। ठीक है, केरल में इसको कहेंगे मालाबार का मैदान। यानी कि इसके 3 नाम हैं। अब आपका जो पूर्वी घाट है, उसके साथ में जो पूर्वी तटीय मैदान है, वहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार। और जो साउथ वाला पार्ट है, नीचे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये सब लगा करके, वो है कोरोमंडल तट। ठीक है, और उड़ीसा में यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम पार्ट को पढ़ते हैं अच्छे से कि बुक में क्या है। बुक में जो दिया है वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल मैंने मैप पे आपको दिखाया। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ठीक है, मैंने मैप पे दिखाया था आपको, इधर अरावली थी, अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल है, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद है ये प्रश्न है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर, जो गोल दायरा करूंगी उसको नोट करते जाइए। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। कैसा मैदान है? तरंगित है, क्योंकि जो बालू होती है ना वो हवा से उड़ती रहती है। ठीक है, और जैसे ही वो हवा से उड़ती है तो आप देखेंगे कि वहां पे तरंग, लहरें, जैसे पानी में लहरें होती हैं वैसे ही मिट्टी की लहरें बन जाती है, इसलिए उसको कहते हैं तरंगित मैदान। ठीक है, और इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और ये कैसा है? शुष्क जलवायु है। वर्षा कम हो रही है मतलब शुष्क है, शुष्क मतलब सूखा है। इस वजह से वहां पे वनस्पति बहुत कम है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं। सरिताएं मतलब नदियां। नदियां जो है वो केवल वर्षा ऋतु में ही होती हैं।
उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। मतलब वर्षा ऋतु जब आती है तो थोड़ी नदियां दिखाई देती हैं और उसके बाद वो बालू में मिल जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ी सी बारिश होती है तो वो दिखने लग जाती हैं, और जैसे ही बारिश खत्म होती है तो वो फिर से खत्म हो जाती हैं, दिखती ही नहीं है। और जब पानी ही नहीं है तो वो समुद्र में भी नहीं पहुंच पाती हैं। और इस मरुस्थल की सबसे जो बड़ी नदी है वो है लूनी नदी। नोट कर लेंगे, ये प्रश्न है कि भारतीय महामरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है लूनी नदी। नाम को अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न आपका बरखान। बरखान जो होता है वो क्या होता है? बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार इस तरह से, मतलब बालू का टीला जो है ना वो इस शेप में बना होता है, ठीक है, मतलब अर्धचंद्राकार। अर्ध मतलब आधा चंद्राकार, चंद्रमा के आकार का। आधा चंद्रमा का आकार कैसा होता है वैसे होते हैं ये बालू के टीले, मतलब इनका आकार ऐसा होता है, और इनका नाम होता है बरखान। और ये मिलते कहाँ पे है आप उसको नोट करेंगे, तो ये मिलते हैं आपके जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है ना उसके साथ साथ मिलेंगे। और अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो वहां पे आप बहुत सारे बरखान देख सकते हैं, ये इस पाठ में बताया गया है। तो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे क्या देखे? पहला कि अरावली के पश्चिम में है, तरंगित मैदान है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वनस्पति बहुत कम है, नदियां बहुत कम है, केवल वर्षा ऋतु में दिखाई देती हैं, सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी है, इसकी नदियां जो है वो मरुस्थल में समुद्र में नहीं पहुंच पाती हैं। और यहाँ पे बरखान मिलते हैं। बरखान क्या होता है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलते हैं? मुख्यतः जैसलमेर, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर ये मिलते हैं। अगला हम पढ़ते हैं तटीय मैदान। मैप पे हमने समझ लिया था, अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, ये आपने देखा था। पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर है, पश्चिमी घाट जो था उसके उधर पश्चिमी तटीय मैदान है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, ठीक है, फैला हुआ है। पश्चिम में इसके अरब सागर है, पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। पश्चिमी तट कहाँ पे है? मैंने मैप पे भी आपको दिखाया था, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। इस मैदान के 3 भाग हैं। कौन से मैदान के? पश्चिमी तटीय मैदान के। इस तट का जो उत्तरी भाग है उसको कहते हैं कोंकण, जो कि मुंबई और गोवा में है। मध्य भाग को कहते हैं कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को कहते हैं मालाबार तट। आगे है बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा एवं समतल है, ठीक है, कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है और उबड़ खाबड़ है, ठीक है। लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान है यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत है वो चौड़ा है और समतल है, ठीक है, वो उबड़ खाबड़ नहीं है, समतल है। और उसको भी मैंने मैप पे बताया भी था आपको। उत्तरी भाग में उसे कहते हैं उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग में उसको कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। और इस भाग में क्या है? बड़ी बड़ी नदियां हैं। कौन कौन सी है? महानदी जो कि उड़ीसा में है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी महत्वपूर्ण नदी है। ये चारों नदी आप अच्छे से नोट करेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये क्या करती हैं? एक बहुत विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। डेल्टा क्या होता है? जैसे नदियां बह करके आई और जैसे ही समुद्र में प्रवेश करती हैं उससे पहले वो ऐसे छितर करके बहने लगती हैं। जैसे गंगा के मैदान में आप देखते हैं तो मतलब इस तरह से जब इधर उधर बहने लगती हैं, वितरिकाएं उसकी बन जाती है बहुत सारी, और बीच में जो ना ये वाली जो जगह होती है इनमें मिट्टी होती है और इधर उधर से वो बहती है, तो पूरा एक विस्तृत सा क्षेत्र बनाती हैं जिसको कहते हैं डेल्टा। और जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है उसमें क्या है? आपकी एक चिल्का झील भी है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है और जो महानदी के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील आप नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और क्या है चिल्का झील? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो है चिल्का झील, नोट करिए। और यह झील जो है वो महानदी का जो डेल्टा है उसके दक्षिण में, यानी कि महानदी जहाँ बहती है और जब वो समुद्र में प्रवेश करती है उसके डेल्टा जो बनता है उसके दक्षिण में। डेल्टा मैंने बता ही दिया कैसे बनता है डेल्टा, तो उसके दक्षिण में है चिल्का झील। अब हम द्वीप समूह देख लेते हैं। द्वीप समूह जो है वो कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और पहले भी मैंने मैप पे आपको दिखाए हैं, समझाए हैं। तो ये क्या है कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है,
ठीक है। स्थल भाग अत्यधिक विशाल का मतलब क्या है कि जो भूमि है, मेन भूमि है, वो बहुत बड़ी है। और इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप भी हैं, एक लक्षद्वीप है जो पश्चिम में है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पूर्व में है। और आगे है कि केरल के मालाबार तट के पास स्थित, मालाबार तट मैंने मैप पे आपको दिखाया अभी अभी, वहां पे उसके पास में लक्षद्वीप है समुद्र में, और द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। मतलब लक्षद्वीप जो है ना, वहां पे प्रवाल द्वीप बहुत ज्यादा, प्रवाल क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, प्रवाल समूह बोलते हैं उनको। और जो मूंगे की चट्टानों में, उधर जो मूंगे की चट्टानें हैं वहां पे ये मिलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है लक्षद्वीप के बारे में कि पहले इनको लकादीव, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था? लकादीव, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, ठीक है। जो वहां पे द्वीपों के छोटे छोटे समूह है ना, उनके ये सब नाम थे, और अब केवल एक नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा, यानी कि लक्षद्वीप नाम कब पड़ा? 1973 में। अब ये जो लक्षद्वीप है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है इसका 32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप की राजधानी लगा लीजिए या प्रशासनिक मुख्यालय क्या है? कवरत्ती। नोट कर लिए अच्छे से, आपको याद होना चाहिए लक्षद्वीप की राजधानी या प्रशासनिक मुख्यालय जहां पे लक्षद्वीप का प्रशासन चलता है वो क्या है? कवरत्ती है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जंतु हैं। अब क्या है? पिटली द्वीप, नोट करिए अच्छे से, पिटली द्वीप महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिटली द्वीप पर कोई मनुष्य नहीं रहता, लेकिन वहां पे एक पक्षी अभयारण्य है, यानी कि वहां पे बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे पिटली द्वीप पे, जहां पे पक्षी अभयारण्य है। आगे है, अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है यहाँ पे। ये अंडमान निकोबार द्वीप हैं। ये द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। आप अंडमान निकोबार को अगर मैप पे देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक बिल्कुल एक श्रृंखला से फैली हुई है। और आपको अगर बता दें, मैं एक बार मैप पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैप पे जो है ना, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरह से यहाँ पे फैले हुए हैं। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसको कहते हैं कि ये जो आपका हिमालय पर्वत है ना, यहाँ पे हिमालय पर्वत जो है ना, अरुणाचल प्रदेश से इधर दक्षिण में मुड़ जाता है, ठीक है। और मुड़ के यहाँ पे ये कहता है कि आगे जाकर के इसकी जो चोटियां हैं वो समुद्र में विलीन हो जाती हैं। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये कहते हैं कि हिमालय की जो चोटियां हैं उसी का पार्ट है। हिमालय पर्वत जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे है, और उसकी कुछ चोटियां ऊपर आपको दिखाई देती हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में है। यानी कि ये एक तरह से कहने का मतलब है कि पर्वत की चोटियां हैं। ये चीज मैं आपको मैप पे दिखाना चाहती थी। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं, ये एक लंबी श्रृंखला है इस तरह से नॉर्थ से साउथ तक, ठीक है। इसका जो उत्तरी भाग है उसको अंडमान कहते हैं और निचले भाग को इसको निकोबार कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम पाठ पढ़ लेते हैं एक बार। अभी मैंने बताया कि ये जो पर्वत द्वीप समूह है, ये पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, चोटियां हैं। ये द्वीप समूह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है, यानी कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। द्वीप जो है वो विषुवत वृत्त के समीप है। विषुवत वृत्त क्या है? जो 0 डिग्री की रेखा है उसके पास में है ये, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या है, विषुवतीय जलवायु पाई जाएगी और बहुत सारे घने जंगल है, क्योंकि विषुवत रेखा यानी कि आपकी जो 0 डिग्री है ना, उसके पास बहुत ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा घने जंगल है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी वजह से कि वो 0 डिग्री के पास में है, यहाँ पे भी घने जंगल पाए जाते हैं। आगे आपको दिया है कि क्या आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो क्या है? बैरन द्वीप पर है, ठीक है। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय का मतलब क्या है? जो लगातार जलता रहता है, जिससे लगातार लावा निकलता रहता है। ऐसा ज्वालामुखी जो है वो भारत में केवल एक ही है, और वो है बैरन द्वीप पर, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे अच्छे से। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये केवल जो है, केवल जो 9th क्लास के लिए ही नहीं है, कि जब आप कोई भी बड़े हो जाते हैं, जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, तो आपके प्रश्न जो है वो NCERT से ही बनते हैं। और जो मैंने आज तक पेपर दिए हैं उनमें मैंने ये चीज़ देखी है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, वो कहाँ से बनते हैं। जैसे ये हाईलाइटेड है, क्या आप जानते हैं? और ये प्रवाल के बारे में ये एक बॉक्स बनाया हुआ है,
मैंने जब सी टेट का पेपर दिया था तो बहुत सारे प्रश्न इन बॉक्सेस में से ही आए थे मेरे पेपर में, तो आप इनको अच्छे से समझिए। अब ये जो प्रवाल है, प्रवाल के बारे में यहाँ पे बताया है कि प्रवाल जो है, प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। पहली बात, ये बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत कम समय तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। और वो समूह में रहते हैं, मतलब ग्रुप बना करके रहते हैं। और ये कहाँ पे विकसित होते हैं? ये जहां विकसित होंगे वहां पे पानी कैसा होना चाहिए, ये विशेषताएं आप अच्छे से नोट करेंगे कि ये जहां पे भी विकसित होंगे वहां पे पानी कैसा होगा, छिछला छिछला होगा और गर्म होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आप नोट करेंगे, पानी कैसा होगा, छिछला होगा यानी कि गहरा नहीं होगा, मतलब किनारे किनारे, और गर्म होगा, ठीक है। और ये जो प्रवाल होते हैं ना, इनसे लगातार कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता रहता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट लगातार इनसे निकलता है और इसी वजह से वहां पे चूने की चट्टानें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। प्रवाल द्रव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। देखिए, आपको पता है कि प्रवाल जो होते हैं ना, वो थोड़े समय तक जिंदा रहते हैं, फिर वो मर जाते हैं, और मरने के बाद क्या होता है, उनका जो समूह है और उनकी जो अस्थियां मतलब हड्डियां जो होंगी ना, वो धीरे धीरे एक टीले के रूप में जमा होती रहती हैं, ठीक है। एक समूह सा हो जाता है और फिर वो जो टीले होते हैं ना, वो 3 प्रकार के बन जाते हैं, ठीक है। मान लो प्रवाल मर गए या कुछ भी हुआ ना, तो वो वहीं पे जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है और वो 3 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, टीले बन जाते हैं उसके, जैसे मिट्टी के टीले होते हैं ना, उसी तरह से। तो 3 प्रकार हैं। पहला है प्रवाल रोधिका। रोधिका मतलब एक बहुत मतलब बड़ी सारी जो है ना, एक लाइन सी बन जाएगी, ठीक है। मतलब किसी चीज को वो रोक भी सकती है। रोधिका मतलब रोकने वाला जो होता है। एक बनेगा आपका तटीय प्रवाल भित्ति, मतलब तट के किनारे किनारे प्रवालों की एक भित्ति मतलब दीवार सी बन जाती है। और एक होता है प्रवाल वलय, ठीक है। प्रवाल जो है ना, एक वलय मतलब क्या होता है, गोलाकार, एक तरह से वलय जो गोले की सी संरचना होती है, उस रूप में वो फैले होते हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। मतलब आप ग्रेट बैरियर रीफ को प्रवाल रोधिका कह सकते हैं, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से समझते हैं तो वहां पे उसके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। उसके साथ साथ जो समुद्र है उधर, वहां पे प्रवाल रोधिका जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ आपको वहां पे मिलेंगी जहां पे बहुत सारे प्रवाल हैं, ठीक है। फिर आगे दिया है प्रवाल वलय जो होते हैं। वलय मैंने जो गोले की संरचना बताई थी, वो जो द्वीप है वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं या हार शिशु के जैसे होते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आगे का पार्ट जो है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। आगे क्या है कि विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। क्या कहते हैं कि भारत के हमने जितने भी विभाग पढ़े हैं, हमने पर्वत पढ़ा है, मरुस्थल पढ़ा है, उत्तरी मैदान पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार, जितने भी हमने भारत के विभाग पढ़े हैं, भू आकृतिक विभाग पढ़े हैं, उसकी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है। और विशेषताएं होने के साथ साथ वो एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। और वो देश को इतनी विविधताएं है ना, इसलिए हमारे देश में हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज आपको हमारे देश में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि उत्तरी पर्वत जो है वो जल एवं वन का प्रमुख स्रोत है। उत्तरी जो पर्वत है ना, उनकी वजह से हमें पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बहुत सारी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो देश में पानी की आपूर्ति होती है उत्तरी पर्वत से, और वहां पे बहुत सारे वन भी हैं, ठीक है। और जो उत्तरी मैदान है वो देश का अन्न भंडार है, कि देश के अनाज की आपूर्ति किससे होती है, उत्तरी मैदान से होती है। और इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विस्तार का आधार मिला। तो अगर आप देखते हैं, हमारी जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, चाहे हड़प्पा है और चाहे आपका महाभारत का काल है, रामायण का काल है, वो सब आपको उत्तरी मैदान में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं और नदियों के किनारे ही सभ्यताएं विकसित होती हैं, कल्चर विकसित होती है। पठारी भाग जो है वहां पे क्या है, खनिजों का भंडार है। अगर आपको पूछा जाए ना ये विशेषताएं कि उत्तरी जो पर्वत है उससे हमें क्या मिलता है, उत्तरी मैदान से क्या मिलता है, और जो पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ पे क्या है, आपके बहुत सारे खनिज हैं, और जिनसे क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत मदद मिलती है। हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, वो खनिजों के भंडार की वजह से ही हुआ है,
आगे आपका आ जाता है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र में क्या है, मत्स्य मछली पालन बहुत ज़्यादा, मतलब मछलियाँ वहाँ पे आप बहुत सारी पाएंगे समुद्र में। और पोत यानी कि जहाज संबंधी जितने भी क्रियाकलाप हैं, एक तरह से वहाँ पे आपको समुद्री जहाज़ों की इंडस्ट्री लगा लीजिए, वो सब आपको तटीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जो आपका तटीय मैदान मैंने वहाँ पे बताया था, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार हमने ये 9वीं कक्षा का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर आज पूरा कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।